हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा, जिसमें हम जानेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। इसमें दो स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तो इन्हीं दोनों स्तरों को काफ़ी डिटेल से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और आई होप आप सबने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। इसके पहले कुछ सामान्य परिचय है, उसे देखिएगा। भारत के मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी भी विभाग की स्थापना नहीं की, लेकिन उन्होंने साधारणतया शिक्षा में रुचि अवश्य थी। उनकी रुचि शिक्षा में थी, लेकिन उन्होंने किसी भी विभाग की स्थापना, शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की थी। फलस्वरूप क्या हुआ, लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, और इस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर हुआ करते थे। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और विद्या प्रेमी धनी व्यक्तियों के द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई। जो भी इस काल में धनी व्यक्ति हुआ करते थे या फिर विद्या प्रेमी हुआ करते थे, उन्होंने मकतब और मदरसों की स्थापना की। इन संस्थाओं में शिक्षा का आयोजन मुख्यतः मुसलमानों के लिए ही था, यानी कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे इन संस्थानों में जा कर के, मकतब और मदरसों में। लेकिन यहाँ पर एक परिभाषा डॉक्टर एफ.ई. केई ने दी है। इन्होंने कहा कि कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए भी थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार या स्वीकार कर लेते थे। तो ये जो कथन इन्होंने दिया, इस कथन से हमें ये पता चलता है कि मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित नहीं था, लेकिन इन संस्थाओं का धार्मिक कट्टरता का वातावरण जो था वो हिंदू छात्रों के लिए इतना विषाक्त था, इतना विषैला था, आप कह सकते हैं। यहाँ का वातावरण, क्योंकि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, इसलिए हिंदू छात्रों के लिए वातावरण उनके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए उसमें ये जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह पूर्ण रूपेण से हिंदू छात्रों के लिए लाभान्वित नहीं थे। हिंदू जो छात्र हुआ करते थे वो लाभ नहीं उठा पाते थे इनकी शिक्षा से। इस सामान्य परिचय के पश्चात हम जानेंगे दो स्तरों को, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। देखिएगा, प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को पहले देखते हैं। प्राइमरी शिक्षा में कैसी व्यवस्था थी, तो पहले शिक्षा संस्थाओं को देखिए। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र क्या थे, मकतब थे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, और कुछ व्यक्तिगत शिक्षक जैसे अपने घरों में बुला करके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करने का कार्य करते थे। तो ये कुछ शिक्षा संस्थाओं के बारे में दिया गया है कि कैसी व्यवस्था थी, कहाँ पर शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर दिया जाता था। अब देखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा का शुरुआत यानी कि प्रवेश बच्चों को कैसे मिलता था, ये देखिएगा। जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश मिलता था बालकों को शिक्षा में, और बौद्ध युग में प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संस्कार करवाया जाता था मुस्लिम युग में, जिसे हम बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के नाम से जानते हैं, जिसके बाद बालक अपनी शिक्षा को आरंभ करता था। बिस्मिल्लाह खानी रस्म उस समय आरंभ होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। तो ये एग्जैक्ट बच्चे का जो टाइम है, ये जब हो जाता था तब जा कर के उसका बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था और वह अपनी शिक्षा को आरंभ करता था। इस रस्म के बाद बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे। सभी सगे रिश्तेदार, नातेदार सभी आते थे, और बच्चे को नया वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के सामने उपस्थित होना होता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते और बालक से उसको दोहराते थे। अगर बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, यानी कि उसमें असमर्थ होता, तो उसके द्वारा सिर्फ बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार
प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश होता था बालक का, यानी कि स्टार्ट होती थी प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पर डॉक्टर एफी केई ने एक और परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि सभी मुसलमान बालकों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आशा की जाती थी ताकि वे अपने प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से संबंधित कुरान की आयतों को स्मरण कर लें या याद कर लें, किंतु इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सभी बालक इस शिक्षा को प्राप्त करते थे। सिर्फ आशा की जाती थी कि सारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करें। तो ये प्रवेश के बारे में दिया गया है। आगे देखिएगा पाठ्यक्रम की कैसी व्यवस्था थी। मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न था, यानी कि अलग अलग था। साधारणतया बालकों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और साधारण अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता और उसके बाद कुरान की कुछ आयतें भी याद कराई जाती थी। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं थी, सिर्फ कुरान की आयतें रट लेने से ही काम चलता था। उनको उनका अर्थ समझे बालक ये आवश्यक नहीं था, पर उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। उसके पश्चात बालक को लिखना भी सिखाया जाता था। जब बालक को पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो जाता तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा भी दी जाती। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने का ढंग सिखाया जाता। सुंदर लेख लिखना, पत्र लेखन और अर्जिन वीसी का भी प्रमुख स्थान यहाँ पर था। बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए भी उसे शेख सादी की प्रसिद्ध पुस्तकें बोस्ता एवं गुलिस्ता भी पढ़ाई जाती और पैगंबरों की कथाएं और मुस्लिम फ़कीरों की कहानियाँ भी बच्चों को सुनाई जाती थी, जिससे उनका नैतिक विकास हो सके और चारित्रिक विकास भी हो सके। उनके अतिरिक्त उसको लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, सिकंदर नामा, इन सभी काव्यों को भी पढ़ाया जाता था। तो ये कुछ पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पर यह लिख देना उपयुक्त ना होगा। कुछ लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी गई हैं, नोट करके, कि शहजादों और संपन्न परिवारों के बालकों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और उनका पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रकार का भी होता था। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो संपन्न परिवारों के बच्चे हुआ करते थे, जो बहुत अमीर घरों के बच्चे हुआ करते थे, उनके लिए अलग अध्यापक, व्यक्तिगत अध्यापक के द्वारा शिक्षा उनको दिलवाई जाती थी। जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ के या मुगल शासकों के घर के जो बालक बच्चे होते थे, उनको शिक्षा व्यक्तिगत रूप से महलों में टीचर को बुला करके शिक्षा प्रदान की जाती थी और उनके लिए अलग सिलेबस या अलग उनका पाठ्यक्रम उनके आवश्यकता अनुसार बनवाया जाता था। तो ये यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई हैं कुछ अलग से, जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, शिक्षण विधि के बारे में अगर बात करें कि शिक्षण विधि कैसी थी। मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष थी, यानी कि सामने बोल करके मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की आयतों को कंठस्थ करनी पड़ती थी या फिर याद करनी पड़ती थी, या आप कह सकते हैं रटनी पड़ती थी। कक्षा के सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर पहाड़े को रटते थे। रटंत विद्या यहाँ पर ज़्यादा महत्व रखती थी। मौलवी साहब नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ याद हो जाता था। इस प्रकार कंठस्थ करना इस शिक्षण नीति का मुख्य तत्व था, या रटंत विद्या का काफ़ी प्रमुख स्थान था। बालक के द्वारा लिखने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था थी। जैसे लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था, उस मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास बच्चा करता था। जब उसे लिखने का कुछ अभ्यास हो जाता, वह लिखने लगता था, तब उसे पतले कलम से कागज पर लिखाया जाता था। तो इस प्रकार से शिक्षण विधि के बारे में मकतबों में व्यवस्था हुआ करती थी। अब देखिएगा, आपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में देख लिया कि कैसी व्यवस्था हुआ करती थी। अब देखेंगे उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की व्यवस्था को, कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी। देखिएगा, शिक्षण संस्थाओं के बारे में दिया गया है। पहले उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थे। मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसों में प्रवेश लेता था। उससे प्रवेश के समय कोई विशेष संस्कार नहीं करना पड़ता था। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार करना पड़ता था, उस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्कार का प्रावधान नहीं था।
उच्च शिक्षा के केंद्र संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट, मुर्शिदाबाद, इन सभी के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति को अर्जित की है। इसलिए बुखारा, अफगानिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों से छात्र यहाँ पर ज्ञान अर्जन या पढ़ने के लिए आया करते थे। अब देखिएगा पाठ्यक्रम कैसा था। तो उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की होती थी, इसलिए इनका पाठ्यक्रम भी काफ़ी विस्तृत या बड़ा हुआ करता था। और यहाँ पर 2 भागों में इसे विभाजित किया गया, जैसे पहला धार्मिक शिक्षा, दूसरा लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान की आयतें याद करनी पड़ती थी और उनका सूक्ष्म यानी कि छोटा और आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी संतों और इस्लामी इतिहास, कानून, सिद्धांतों, परंपराओं, इन सभी को पढ़ना पड़ता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुछ विषय पढ़ने होते थे, जैसे अरबी, फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और यूनानी चिकित्सा, इन सभी विषयों को लौकिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को पढ़ना होता था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जब सब विषयों की शिक्षा दरसों में लेकिन नहीं दी जाती थी, कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट करके आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सभी विषयों की शिक्षा सभी मदरसों में नहीं दी जाती थी। इसके लिए अलग अलग विपरीत प्रत्येक मदरसे से साधारणतया 2 विषयों की शिक्षा ही दी जाती थी। जैसे अगर आप एक मदरसे में एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 विषय ही पढ़ाए जाएंगे। जैसे दिल्ली के मदरसे में कविता और संगीत की शिक्षा मिलती थी, सियालकोट के मदरसे में गणित और ज्योतिष की, और रामपुर के मदरसे में ज्योतिष और अर्थशास्त्र की। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग मदरसों में 2 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अगला देखिएगा शिक्षण विधि कैसी थी। तो मदरसे में शिक्षण विधि मौखिक थी, यानी कि बोल करके पढ़ाया जाता था छात्रों को, और छात्रों की शिक्षा देने के लिए अध्यापक भाषण विधि का प्रयोग करते थे, बोल करके पढ़ाते थे। कक्षा नाटकीय पद्धति या मॉनिटोरियल सिस्टम का प्रचलन था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि का मुख्य स्थान था। संगीत, हस्तकला, चित्रकला और चिकित्सा शास्त्र, इन सभी विषयों की शिक्षा में व्यावहारिक कार्य की व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए यानी कि खुद से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनकी कठिनाइयों का अध्यापकों के द्वारा निराकरण किया जाता था। अगर बच्चों के पास कोई कठिनाई है पढ़ने में तो अध्यापक उसे सॉल्व भी करते थे। इस प्रकार यद्यपि मदरसों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, तथापि पढ़ने और लिखने को उसे श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। यहाँ पर एक परिभाषा देखिएगा, गुन्नार मिल्डल ने दी है। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने और लिखने को मौखिक शिक्षण विधियों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। तो ये परिभाषा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखेंगे शिक्षा का माध्यम कैसा था उच्च शिक्षा में। चौथा पॉइंट है मुस्लिम शासनकाल में राज्य की भाषा फारसी थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी और इस भाषा का ज्ञान पर्याप्त करके ही मनुष्य को राजपद प्राप्त हो सकते थे। इस कार्य में सहायता देने के लिए फारसी को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। गुन्नार मिल्डल ने एक परिभाषा दी कि उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अगला है परीक्षाओं के बारे में दिया गया है कि परीक्षाओं की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। तो आधुनिक युग के समान मुस्लिम युग में छात्रों की परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देता था, यानी कि उसे प्रमोट कर देता था अगली क्लास में। अपने स्व अध्याय से टीचर अगर यह देख लिया कि बच्चा हाँ ठीक ठाक है, पढ़ने में अच्छा है, उसे सारी चीज़ें आती हैं, तो अगली क्लास में उसे प्रमोट कर दिया करता था। तो ऐसे कोई निश्चित कोई शिक्षा प्रणाली यानी कि परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली इसमें नहीं थी। आगे देखिएगा उपाधियों के बारे में दिया गया है। सामान्य रूप से शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र या उपाधियाँ दी जाती थी, लेकिन मुस्लिम युग में यहाँ पर उपाधियों का कोई प्रचलन नहीं था। उपाधियाँ नहीं प्रदान की जाती थी। जैसे आजकल आपने बीए, बीएससी या एमएमएससी कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, मार्कशीट मिल गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम युग में कोई उपाधि नहीं दी जाती थी, ना कोई प्रमाण पत्र ही दिया जाता था। किंतु जो छात्र अध्ययन के विषय में असाधारण योग्यता का प्रमाण देते थे
उनको उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे उदाहरण देखिएगा, साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि, धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम की उपाधि और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। लेकिन नॉर्मली सभी छात्रों को यहाँ पर उपाधियाँ नहीं दी जाती थी और छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करने के समय नियमित रूप से समारोह का आयोजन भी किया जाता था। जैसे आजकल भी यूनिवर्सिटी में समारोह हुआ करते हैं उपाधियाँ देते समय। तो ये कुछ बातें यहाँ पर व्यवस्था जो दी गई है उच्च शिक्षा के बारे में और प्राथमिक शिक्षा की मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पर पढ़ा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड की सारी क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।